हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कि गैलियन की बुक में है, जिसका टाइटल है फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मोस्टली ये जो चैप्टर है ये सब ग्रुप से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप के ऑर्डर से क्या मुराद है, जिसको आगे हम यूज़ करने वाले हैं। हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अच्छा, ग्रुप के ऑर्डर से मुराद ये है कि ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। हम यहाँ लिख देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप जी अगर ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स की जो तादाद है उसको ऑर्डर ऑफ द ग्रुप बोलते हैं। अब हो सकता है ग्रुप जी में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों, हो सकता है इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हों। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, वी डिनोट ऑर्डर ऑफ जी एज, ये नोटेशन हम यूज़ करेंगे, ये जी के इधर उधर दो लाइनें लगा दी जाएं, या फिर ऐसे भी किया जाता है ऑर्डर ऑफ जी, लेकिन हम मोस्टली ये वाली नोटेशन यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर तो हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ जी है ये एक फाइनाइट नंबर हो, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि जो ग्रुप जी है वो फाइनाइट है। अब हो सकता है ग्रुप जी में इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हों, यानी इफ ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि जी इज एन इनफाइनाइट ग्रुप या इन्फिनिट ग्रुप। ओके, अब कुछ ज़रा एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है u ऑफ 10, u ऑफ 10 यानी कि यूनिट्स ऑफ z 10, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो 10 से छोटे हैं और 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं, तो वो हैं 1, 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 और फिर 9। तो आप देख सकते हैं कि u ऑफ 10 में टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ u ऑफ 10 दैट इज़ इक्वल टू 4, यानी ये एक फाइनाइट ग्रुप है। इसी तरह अगर हम ग्रुप ले लें Zn, जिसके एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन n -1, तो हम देख सकते हैं कि ये भी एक फाइनाइट ग्रुप है। तो Zn का जो ऑर्डर है वो इक्वल है n, जो कि बहुत फेमस ग्रुप है। इसी तरह अगर हम कोई इनफाइनाइट ग्रुप देखना चाहें तो ये जो z है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो इनफाइनाइट ग्रुप है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ z इज इनफाइनाइट। ओके, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अगर हमारे पास कोई सा भी एक ग्रुप हो, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एन एलिमेंट जी इज एन एलिमेंट ऑफ जी, यानी ग्रुप के अंदर हमने उसका एक एलिमेंट उठा रखा है जिसको हमने स्मॉल जी कहा है। देन ऑर्डर ऑफ जी स्मॉल जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that g पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ज़रा इस डेफिनेशन को दोबारा देखिए कि इसमें क्या क्या कहा गया कि g हमारे पास कोई सा भी एक ग्रुप है और स्मॉल g उस ग्रुप का एक एलिमेंट है। उस स्मॉल g का जो ऑर्डर है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि g पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना हो तो उसकी पावर्स लेते चले जाएं, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। जहां पहली मर्तबा आपको आइडेंटिटी मिले वो वाली जो पावर है वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाती है। आइए ज़रा इसे एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है u ऑफ 15,
u ऑफ 15 मीन्स दैट ऐसे एलिमेंट्स जो 15 से रिलेटिवली प्राइम और 15 से स्मॉलर हैं, तो इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 4 7 8 11 13 और 14। तो अगर बात की जाए इस ग्रुप के ऑर्डर की, तो u ऑफ 15 का जो अपना ऑर्डर है वो उसके एलिमेंट्स की तादाद है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो u ऑफ 15 का जो अपना ऑर्डर है वो 8 है। अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में। तो इसका पहला एलिमेंट देखिए 1, और ये u15 जो ग्रुप है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये वाली जो कंडीशन है, ये अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर इसी फॉर्म में यूज होगी, और अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा कि NG शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, तो ज़रा पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, फिर एडिशन के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो 1 है इसकी पावर अगर हम लें 0 तो वो 1 के इक्वल है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए 0 को छोड़कर हम पहले ही 1 ले लेते हैं। तो अगर हम 1 की पावर 1 लें तो वो 1 मिलता है, और ये 1 जो है इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो 1 है इसका ऑर्डर 1 है, और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ओके, अच्छा, अब इसका दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2 पावर 1 जो है वो तो 2 के इक्वल है, तो आइडेंटिटी तो ना हुई। इसी तरह 2 पावर 2 जो है वो 4 है, इस तरह फिर भी ये आइडेंटिटी ना हुई। 2 पावर 3 8 है, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। 2 पावर 4 जो है वो 16 है, तो अंडर मॉड्यूलो 15 वो 1 के इक्वल है। तो आपने देखा कि 2 पावर 4 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ 2 है वो 4 के इक्वल है। इसी तरह इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर भी फाइंड किए जा सकते हैं। अगर हम 4 का ऑर्डर फाइंड करने में इंटरेस्टेड हों तो 4 पावर 1 जो कि 4 के इक्वल है, ये आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब 4 का ऑर्डर 1 नहीं है। 4 पावर 2 लिया जाए तो वो बनता है 16, और अंडर मॉड्यूलो 15 ये 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ 4 जो है वो 2 के इक्वल है, क्योंकि 4 की पावर 2 जो है वो आइडेंटिटी बनी, और इससे पहले कोई भी पावर आइडेंटिटी नहीं बना रही थी। हाँ, अगर हम ऐसा करें कि 4 पावर 6 ले लें तो वो भी आइडेंटिटी है, लेकिन 6 इसका ऑर्डर नहीं होगा। 4 पावर 4 भी आइडेंटिटी है, लेकिन 4 भी इसका ऑर्डर नहीं है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो 2 है, जिसके लिए 4 पावर 2 आइडेंटिटी है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। इस तरह इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर भी फाइंड किए जा सकते हैं। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो हम ये ले लेते हैं कि Z10 है। अब Z10 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी 0 1 2 अप टू सो ऑन 9। अब ये जो ग्रुप है ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10 है। इसका जो अपना ऑर्डर है Z10 का ऑर्डर वो 10 है। हम इंटरेस्टेड हैं इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करने में, तो हम इसका एक एलिमेंट लेते हैं 0। 0 का ऑर्डर क्या होगा? 0 चूंकि आइडेंटिटी है तो 0 का ऑर्डर 1 होगा। इसी तरह 1 का ऑर्डर क्या है? देखिए, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये याद करें, ये वाली डेफिनेशन मैंने कहा था कि अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो फिर इस तरह से आइडेंटिटी तक पहुंचते हैं। सो 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह 2 इंटू 1 लिया जाए तो वो इक्वल है 2 के, वो भी आइडेंटिटी नहीं है। इसी तरह 3 इंटू 1 वो भी 0 के इक्वल नहीं है। इस तरह से जब हम 9 इंटू 1 करेंगे तो वो 9 होगा, ये भी 0 नहीं होगा। और जब हम 10 इंटू 1 करेंगे तो वो इक्वल होगा 10, और अंडर मॉड्यूलो 10 ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 का जो ऑर्डर है वो 10 है। ओके, इस तरह इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर्स भी डिस्कस किए जा सकते हैं। इस तरह अगर हम किसी और एलिमेंट को देख लें, फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट ले लेते हैं 4। 4 का ऑर्डर क्या है ये हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो 4 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह 2 इंटू 4 जो कि 8 है, ये भी 0 नहीं है। इसी तरह 3 इंटू 4 जो कि 12 है, ये भी 0 नहीं है, ये 2 के इक्वल होता है अंडर मॉड्यूलो 10। इसी तरह 3 इंटू 5 जो कि 15 है, और 15 अंडर मॉड्यूलो 10 5 के इक्वल है, ये भी 0 ना हुआ। 4 इंटू 5 जो कि 20 है, और 20 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10 ये 0 के इक्वल है।
तो हमने यहाँ देखा कि 5 को 4 टाइम अपने आप के साथ ऐड किया जाए तो 0 मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 4। इस तरह कुछ इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए Z की, तो Z एक इनफाइनाइट ग्रुप है। Z के एलिमेंट्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन, और ये ग्रुप अंडर एडिशन है। तो इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो 0 तो इसकी आइडेंटिटी है, और तो 0 का ऑर्डर तो 1 होगा। इस तरह अगर हम 1 का ऑर्डर फाइंड करने में इंटरेस्टेड हों तो 1 का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है, वो फाइनाइट नहीं है, कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 को हम किसी एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर 0 मिल जाए। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। हाँ, हम पहले फाइनाइट ऑर्डर की बात कर चुके हैं ऊपर, कि अगर कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलता हो जिसके लिए g की पावर n आइडेंटिटी हो, तो वो n जो कि एक फाइनाइट नंबर है वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। और अगर ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ना मिले तो उस सूरत में ये कहते हैं कि वो जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। अच्छा जी, 0 के अलावा अगर हम कोई और एलिमेंट ले लें, लेट a बिलोंग टू z, तो हमें यहाँ कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिलता, n पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट n a इज इक्वल टू 0, जबकि a भी नॉन ज़ीरो है। हम ये जानते हैं कि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा नॉन ज़ीरो ही रहता है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि a का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। तो होल हम ये बात कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट या नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z इज इनफाइनाइट, कि Z में 0 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम का ऑर्डर इनफाइनाइट है। अब हम बात करते हैं सब ग्रुप के बारे में। अभी तक हम जो डिस्कशन करते रहे हैं वो तमाम ग्रुप के बारे में थी, कि हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर था। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है और वो है G एक ग्रुप है। यानी हम यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं कि लेट G अंडर द ऑपरेशन स्टेरिक बी अ ग्रुप। ये जो स्टेरिक है ये एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई और बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है। अच्छा, इस G के इनसाइड हम इसका एक सबसेट ले लें और उसको कहें H, तो हो सकता है वो जो सबसेट है वो अपने तौर पर भी उसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप फॉर्म करे जिस ऑपरेशन के तहत G एक ग्रुप था। इफ H अंडर स्टेरिक इज अ ग्रुप, तो चूंकि H जो है वो G का एक सबसेट है और अपने तौर पर एक ग्रुप भी है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। देन H इज कॉल्ड a subgroup of G। यानी कि सादा अल्फाज में बात की जाए कि G एक बड़ा सेट है जो कि किसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप है। H उसका एक ऐसा सबसेट हो जो उसी ऑपरेशन के तहत जिसके तहत G ग्रुप था, उस ऑपरेशन के तहत अगर H भी ग्रुप हो तो H को G का सब ग्रुप कहा जाता है। याद रहे, इसमें ऑपरेशन का सेम होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एक सेट है Z जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव भी इसमें शामिल है, तो ये एक ग्रुप है अंडर एडिशन। इसी तरह अगर हम Zn लें या चलें Z5 ले लेते हैं, Z5 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, और ये ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो 5। तो अगर आप सिंपली ये देखें कि Z5 के जो एलिमेंट्स हैं वो Z में मौजूद तो हैं, लेकिन Z5 का जो ऑपरेशन है वो Z वाला ऑपरेशन नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि Z5 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z। Z5 is
नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि ऑपरेशन इनके डिफरेंट है। अच्छा, सब ग्रुप को शो करने के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वो ये है, यानी अगर एच जी का सब ग्रुप हो तो हम इसे इस तरह से डिनोट करेंगे कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी ये जो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है ये सब ग्रुप की नोटेशन है। ओके, अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास ये जो है SL2R, हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, और इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो GL2R में मौजूद होते हैं, और इन दोनों का ऑपरेशन भी सेम है और ये दोनों ग्रुप्स भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि SL2R इज अ सब ग्रुप ऑफ GL2R। इसी तरह अगर इस सेट को देखा जाए 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, तो ये सब सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स -0 का, और ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -0 है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, और ये सेट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जो कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं उनके दरमियान ये रिलेशन है कि पहले वाला दूसरे का सब ग्रुप है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ग्रुप के कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, कैसे कैसे वो फाइंड किए जा सकते हैं, या अगर एक सबसेट दिया गया हो तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो सबसेट ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं है। तो आगे हम सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप तो लाजमी होते हैं। एवरी ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 2 सब ग्रुप्स। वो कौन कौन से जी? एक तो होगा आइडेंटिटी, नंबर 1 आइडेंटिटी, यानी इसमें आप देखें कि आइडेंटिटी मौजूद है, ये क्लोज्ड है, इसके आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मिलता है। इस तरह इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है और ये अपना इन्वर्स भी है, तो इसलिए ये एक ग्रुप होता है अपने आप में, लेकिन ये पूरे जी के का सबसेट है इसलिए ये उसका सब ग्रुप होगा। ओके, और एक सब ग्रुप जी खुद होता है, यानी हर ग्रुप में एक सब ग्रुप जी खुद मौजूद है, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है तो इसलिए जी जो है वो अपना सब ग्रुप भी होगा। अब ये जो आइडेंटिटी है इसको बोलते हैं कि ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी, और ये जो जी है इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो एक ऐसा सब ग्रुप जो आइडेंटिटी के अलावा हो उसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। इफ H is a subgroup of G and H is not equal to identity, अगर वो आइडेंटिटी के अलावा है तो हम ये कहेंगे कि H is नॉन ट्रिवियल, क्योंकि ट्रिवियल होता तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता ना, तो आइडेंटिटी नहीं है इसका मतलब ये है कि वो नॉन ट्रिवियल है। और अगर H G के इक्वल ना हो तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि H is प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि वो जी नहीं है, जी होता तो इम्प्रॉपर होता, तो इसलिए जी के अलावा जो होंगे वो तमाम इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, और जो प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है कि H इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, यानी यहाँ इक्वेलिटी नहीं लगाई जाती, क्योंकि इक्वेलिटी तो इम्प्रॉपर के केस को डील करती है। तो इक्वेलिटी के अलावा अगर बात की जाए, जस्ट लेस देन की बात की जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि H इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये जो ऊपर हमने 2 सब ग्रुप डिस्कस किए हैं SL2R और ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये दोनों जो सब ग्रुप्स हैं ये प्रॉपर हैं। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि SL2R इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ GL2R एंड 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ C-0, यानी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक सबसेट जो है वो एक सब ग्रुप कब हो सकता है। तो बजाय इसके कि उसको सब ग्रुप शो करने के लिए हम पूरा ग्रुप के चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करवा रहे हों, तो कुछ शॉर्टकट्स हैं। तो अब हम 3 थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले है 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, के एक क्राइटेरिया है, सिर्फ एक क्राइटेरिया, उसको चेक किया जाए, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कह सकेंगे कि वो जो सबसेट है वो सब ग्रुप है। तो स्टेटमेंट है कि लेट जी बी अ ग्रुप
एंड H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। ये जो लिखा गया इसका मतलब है कि H इज नॉन एम्प्टी, और इसका मतलब ये है कि H इज अ सबसेट ऑफ G। तो H कोई सा भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले रखा है हमने। अगर उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि इफ फॉर ऑल A B बिलोंग टू H, A B इनवर्स आल्सो बिलोंग टू H, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। यानी जो भी दो एलिमेंट लें H के अंदर से, A और B, अगर A B इनवर्स B H में मौजूद हो तो हम ये कह सकते हैं कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। अच्छा, अब सब ग्रुप शो करवाने के लिए अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि H को अपने आप में भी एक ग्रुप होना चाहिए। तो हम उस डेफिनेशन को यूज करते हुए ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें जो चीजें प्रूव करनी है वो ये है कि H में कोलेयर लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, H में आइडेंटिटी भी मौजूद है, और लास्ट में हमें ये देखना है कि H के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। तब हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि H वाकई एक सब ग्रुप है। तो हम इसे प्रॉपर प्रूफ करते हैं कि लेट G बी अ ग्रुप एंड H is a non-empty subset of G. Suppose A B inverse belong to H for all A व B belong to H। ये वो है जो हमें पहले से मालूम है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम आइडेंटिटी देखेंगे कि क्या इसमें आइडेंटिटी मौजूद है। H है ये नॉन एम्प्टी है, सिंस H इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब यह है कि कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा है, सो सम X बिलोंग टू H, यानी कोई एक कम से कम एलिमेंट है जो H में मौजूद है। तो अगर वो एक एलिमेंट उसमें मौजूद है और हम ये कह चुके हैं कि H के कोई से भी दो एलिमेंट लिए जाएं, चाहे वो दोनों सेम भी हों, तो पहला और दूसरे का इन्वर्स जो है उनको मिलाने से आंसर जो है वो H में मौजूद होता है। तो हम यहाँ ये करने जा रहे हैं कि हम टेक करते हैं कि A इज इक्वल टू X, और ये जो दूसरा एलिमेंट हमने चुनना है B, वो भी यही चुन लेते हैं X। देन हमने क्या सपोज कर रखा है कि जो भी A और B H में से लिए जाएं, A B इनवर्स H में मौजूद होता है। तो A B इनवर्स अगर H में मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि A जो कि X है, B जो कि X इनवर्स है, वो भी H में मौजूद होगा। अब X और X इनवर्स यानी एक एलिमेंट और उसके इनवर्स को आपस में मिलाया जाए तो वो आइडेंटिटी बनता है। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी भी H में मौजूद है। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा कि H जो कि नॉन एम्प्टी था उसमें आइडेंटिटी मौजूद है। ओके, अब आइडेंटिटी तो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके इनवर्स की कि क्या हर एलिमेंट का इनवर्स इसमें मौजूद है। तो हम इसमें एक एलिमेंट लेने लगे हैं, टेक करते हैं कि A इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B इज इक्वल टू X। ओके, तो अभी हमने ये कह रखा है कि A B इनवर्स भी H में मौजूद है। सो अगर A B इनवर्स H में मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी और X का जो इनवर्स है वो भी H में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X इनवर्स H में मौजूद है। तो हमने देखा कि जब भी H का कोई एलिमेंट X लिया जाए तो उसका इन्वर्स भी H में मौजूद है। तो ये दो कंडीशंस अभी तक हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कि क्या कोलेयर लॉ भी होल्ड करता है। कोलेयर लॉ में क्या है कि अगर H के कोई से भी दो एलिमेंट लिए जाएं तो उनका प्रोडक्ट भी H में होना चाहिए। तो हम ये लेट करते हैं कि दो एलिमेंट्स X और Y जो हैं वो H में मौजूद हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि X Y भी H में मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं कि टेक करते हैं A इज इक्वल टू X और B हम ले लेते हैं Y इनवर्स। अब ये कैसे हमने लिया, अभी हमने बात की है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी H में मौजूद है। अगर Y H में मौजूद है तो Y का इनवर्स भी H में मौजूद होगा। तो इसका मतलब यह है कि A और B हमने H के दो एलिमेंट ले रखे हैं। अगर ये दोनों H के एलिमेंट हैं तो A B इनवर्स को H में होना चाहिए, और अगर A B इनवर्स को H में होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि X और Y इनवर्स के इनवर्स को भी H में होना चाहिए। अब ये किसके इक्वल हुआ, X Y का डबल इनवर्स जो है वो Y के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि X Y भी H में मौजूद है।
तो अभी हमने ये देखा कि अगर H के कोई से भी दो एलिमेंट लिए जाएं तो उनका प्रोडक्ट भी H में मौजूद है। इसका मतलब ये कि कोलेयर लॉ भी सेटिस्फाई करता है। ओके, लास्ट में है एसोसिएटिव लॉ। ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये हेरिडिटरी लॉ है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बड़े सेट में एसोसिएटिव लॉ पाया जाए तो छोटे सेट में भी वो पाया जाता है। सिंस G satisfies associative law and H is a subset of G, so H also satisfies associative law। ओके जी, तो अब आप देखिए कि हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, कोलेयर लॉ भी होल्ड करता है, आइडेंटिटी भी उसमें पाई जाती है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसमें पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो H है ये एक सब ग्रुप है G का। तो आइंदा जब कभी भी हमें सब ग्रुप चेक करना होगा तो मोस्टली हम ये टेस्ट यूज़ करेंगे कि उस सबसेट के कोई से भी दो एलिमेंट लिए जाएं, अगर पहले और दूसरे के इन्वर्स को मिलाने से जो एलिमेंट मिले वो भी उस सेट H में मौजूद हो तो हम ये कह सकेंगे कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। इसके बाद अब हमारे पास एक और टेस्ट है जिसे हम टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कहते हैं, यानी चूंकि इसमें दो कंडीशंस चेक करना पड़ती हैं इसलिए इसे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कहा गया है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G इफ फॉर ऑल A B बिलोंग टू H। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों, पहली क्या है कि ए बी बिलोंग टू H के कोई से भी दो एलिमेंट लिए जाएं अगर उनका प्रोडक्ट भी H में मौजूद हो और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी H में मौजूद हो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। अच्छा, इसे दो तरह से प्रूफ किया जा सकता है कि मुकम्मल H के लिए तमाम कंडीशंस भी चेक की जा सकती हैं या फिर वन स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए भी हम ये चेक कर सकते हैं कि H सब ग्रुप है। अच्छा, वन स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या था? अगर मैं उसे यहाँ दोबारा लिखूँ, अभी हमने पहले देखा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H, अगर ए बी इनवर्स बी H में मौजूद हो तो हम ये कहते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। हम ऐसा करते हैं कि H के कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए व बी बिलोंग टू H। ओके, अब हमें जो बताया गया है वो फर्स्ट कंडीशन ये बताती है कि हर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट H में मौजूद है और सेकंड कंडीशन ये बताती है कि हर H के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी H में मौजूद है। तो सिंस B जो है वो H का मेंबर है तो बाय 2 हम ये कह सकते हैं कि B इन्वर्स आल्सो बिलोंग टू H। ओके, अब हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट हम ले लेते हैं A और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं B इनवर्स। तो बाय 1 हम ये जानते हैं कि H के हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट H में मौजूद है। सिंस A एंड B इनवर्स बोथ बिलोंग टू H, सो A B इनवर्स आल्सो बिलोंग टू H। यानी हमने ये देखा कि अगर A और B H के कोई से भी दो मेंबर हों तो ए बी इनवर्स बी H का ही एक मेंबर होता है। तो बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हम ये कह सकते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। लेट H बी अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ ग्रुप G, कि हमारे पास G एक ग्रुप है लेकिन अब जो उसका सबसेट हम ले रहे हैं वो फाइनाइट भी है। तो फाइनाइट सबसेट को सब ग्रुप चेक करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन काफ़ी है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H, ए बी आल्सो बिलोंग टू H, देन H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। ओके, तो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इससे पहले वाले टेस्ट को। सबसे पहले हमने टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट पढ़ा था, उसमें यह था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू G बिलोंग टू H, अगर ए बी इनवर्स बी H में मौजूद हो तो हम ये कहते हैं कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। ये एक टेस्ट था। इसके बाद हमने टू स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया पढ़ा, वो ये था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H दो कंडीशन सेटिस्फाई हों। पहली ये कि उन दोनों का प्रोडक्ट भी H में मौजूद हो और दूसरी कंडीशन ये थी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी H में मौजूद हो तो हम ये कह सकते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। तो अब ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए हम ये सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल करवाने जा रहे हैं।
सबसे पहले आप देखें कि क्या हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इसमें मौजूद है, तो आंसर है यस। वहाँ बता दिया गया है पहले ही कि हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट H में मौजूद है। तो हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स भी H में मौजूद है। तो हम H का एक एलिमेंट लेते हैं, लेट A बिलोंग टू H। हमने ये प्रूव करना है कि A इन्वर्स भी H का मेंबर है। अगर ये हम कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव कर लिया कि H सब ग्रुप है G का। अच्छा, हमने H का कोई सा भी एक एलिमेंट ले रखा है, तो हो सकता है वो जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी हो। अगर तो ये A आइडेंटिटी के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि A का जो इन्वर्स है वो भी आइडेंटिटी है, तो वो तो H में मौजूद होगा, यानी वो A के इक्वल ही हो जाएगा। तो पहले केस में तो हम ये देख सकते हैं कि अगर A आइडेंटिटी के इक्वल है तो फिर A का इन्वर्स भी H का मेंबर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एलिमेंट हमने A ले रखा है ये आइडेंटिटी ना हो। इफ़ A इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी देन, अच्छा अब ये जो A है ये H का मेंबर है और हम ये कह चुके हैं कि H के हर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट H में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो A पावर 2 यानी जो कि A को A से मल्टीप्लाई करने से मिलता है, ये किस में मौजूद होगा, ये H में मौजूद होगा। इसी तरह A भी H में मौजूद होगा, A क्यूब भी H में मौजूद होगा एंड सो ऑन। तो हम यहाँ से ये एक सेट बना रहे हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हैं। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम H में मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सबसेट ऑफ H। ओके, अब आप ये नोट करें कि हमने एक सेट ले रखा है जिसमें इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हमने कहे और दूसरी साइड पर H एक फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट का सबसेट इनफाइनाइट नहीं हो सकता, यानी हम ये कहेंगे कि ये जो सेट है ये भी एक फाइनाइट सेट होना चाहिए। अच्छा, अब ये चूंकि फाइनाइट होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ पावर्स ऑफ A जो हैं वो रिपीट होनी चाहिए। यानी हम यहाँ से ये कहेंगे कि A पावर I शुड बी इक्वल टू A पावर J फॉर सम I एंड J बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इसमें तो इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो अगर A पावर I और A पावर J इक्वल हैं और I और J कोई से भी दो नेचुरल नंबर हैं तो ऑब्वियसली उनमें से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो हम ये अपने तौर पर ये कह देते हैं कि ये जो I है ये बड़ा है और J छोटा है। अच्छा, अगर I ग्रेटर है J से तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं A पावर I माइनस J दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यूं समझिए कि ये जो A पावर J है ये लेफ्ट साइड पर आ गया। सो A पावर I माइनस J जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, और अगर हम दोनों साइडों पे A इन्वर्स लगा दें तो ये बन जाएगा A इन्वर्स इंटू A पावर I माइनस J, दिस इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि A इन्वर्स दैट इज इक्वल टू A पावर I माइनस J माइनस 1। अच्छा, अब ज़रा गौर करें कि ये जो A पावर I माइनस J माइनस 1 है ये किस तरह के एलिमेंट है। अब देखिए कि हमें जो I और J बताए गए थे वो ये हैं कि I इज़ ग्रेटर देन J, इट मीन्स दैट I माइनस J इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि I माइनस J माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन माइनस 1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि I माइनस J माइनस 1 जो कि माइनस 1 से बड़ा है, तो माइनस 1 से बड़ा जो इंटीजर है वो 0 हो सकता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि I माइनस J माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो A की पावर है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि ये अगेन इस सेट का ही एक मेंबर है। और इस सेट में होने की वजह से हम ये कह सकते हैं चूंकि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स H में मौजूद हैं, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि A इन्वर्स जो है वो H का मेंबर है। तो आपने देखा कि हमने H का एक एलिमेंट A लिया और प्रूव करवा दिया कि A इन्वर्स भी H में मौजूद है, और दूसरी कंडीशन A B जो कि प्रोडक्ट है वो पहले ही H में होना चाहिए, ये हमें गिवन था। तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया वेरीफाई करवा लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ये जो मौजूद H है वो सब ग्रुप है G का। तो आप देखिए, मैं इनको रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई सा भी सबसेट दिया गया और उसे ये चेक करना हो कि क्या वो सब ग्रुप है या नहीं है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो ये है कि आप इसे वन स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया से चेक करें कि क्या उसके हर दो एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उन पहला और दूसरे का इन्वर्स भी H में मौजूद है।
बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ सकती है टू स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया की, और बाज़ औक़ात अगर फाइनाइट सबसेट दिया गया हो तो और उसे ये चेक करना हो कि वो सब ग्रुप है या नहीं है, तो फिर फाइनाइट सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ किया जा सकता है।